हाँ जी, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। मैं हूं पंकज फौजदार और आप अपनी वही पुरानी हैशटैग बच्चा पार्टी हम जुड़े हुए हैं पीएफ स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक दूसरे से। तो याद रखना आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही मत। आज की इस क्लास की बात करें तो जैसा कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, हमने क्वेश्चंस उठाए, सारे के सारे क्वेश्चन हमारे 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। वो 30 क्वेश्चन है हमारे पर्सनैलिटी टॉपिक से, जहाँ से कि हर एक टेट एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पुटअप करने का, तो ये समझो कि एग्जामिनर का पूरा ये होता है, विचार होता है कि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन तो पुटअप होने ही हैं, चाहे एग्जाम किसी भी स्टेट टेट का हो, सी टेट का हो, चाहे किसी भी टेट लेवल का एग्जाम हो। याद रखना, तो इसी पर्सनैलिटी चैप्टर के सारे क्वेश्चंस हम इन क्लासों में कवर करेंगे। तो आज का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि अंग्रेजी के पर्सनैलिटी का जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? पर्सोना से, पर्सोना से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। याद देखना, ए और ई का फर्क है मात्र। तो आपको लगाना है सही और सटीक आंसर। क्या होगा आपका सही और सटीक आंसर भावी सरकारी अध्यापकों? जहां बात की जाए पर्सनैलिटी शब्द की, तो उसकी उत्पत्ति हुई है पर्सोना से। याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों, PERSONA, पर्सोना शब्द से उसकी क्या है? उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। क्या होता है? एक मुखौटा उसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है भावी सरकारी अध्यापकों। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व को किन भागों में वर्गीकृत किया है? स्टर्न और न्यूमैन की बात की जा रही है। विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक, आयताकार और लंबाकार, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको सही आंसर का चुनाव करना होगा भावी सरकारी अध्यापकों। न्यूमैन और स्टर्न की बात की जा रही है, तो उन्होंने विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक ये 2 प्रकार बताए हैं व्यक्तित्व के। याद रखना, न्यूमैन और स्टर्न की बात की जाए तो विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक 2 प्रकार बताए उन्होंने व्यक्तित्व के। सितारा बिंदु बनाकर के इस क्वेश्चन को छाप लेना भावी सरकारी अध्यापकों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। और 3 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि व्यक्तित्व शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक क्रियाओं का एक रूप है जो सामाजिक दृष्टिकोण है, जो गत्यात्मक दृष्टिकोण है, जो आत्मचेतना का प्रादुर्भाव है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको सही आंसर का चुनाव करना होगा। याद रखना, जहां बात की जाती है व्यक्तित्व शारीरिक और मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक क्रियाओं का एक गत्यात्मक संगठन है भावी सरकारी अध्यापकों। याद रखना, कैसा संगठन है? एक गत्यात्मक संगठन है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भावुक व्यक्ति के व्यक्तित्व का गुण है। भावुक जो व्यक्ति होता है, भावुक व्यक्ति जो होता है, जो भावना में ज्यादा बह जाता है, भावुक व्यक्ति के व्यक्तित्व का गुण कौन सा है? इनकी क्रियाएं उच्च कोटि की होती हैं, इनकी रुचि रचनात्मक कार्यों में होती है, इनकी क्रियाएं भावनाओं से संचालित होती हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको सही आंसर का चुनाव करना होगा भावी सरकारी अध्यापकों। क्या होगा हमारा सही और सटीक आंसर? देखो, भावुक व्यक्ति की बात की जा रही है, तो सीधी सी बात है, उनकी क्रियाएं कैसी होंगी? भावनाओं से संचालित होंगी। किससे संचालित होंगी? भावनाओं से संचालित होंगी। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है भावी सरकारी अध्यापकों कि जुंग ने अंतर्मुखी व्यक्तियों को किन रूपों में व्यक्त किया है? अब याद रखना, जुंग ने 2 प्रकार के आपको पता है, अच्छी तरीके से बताएं कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, 2 तरीके के बताएं। अब यहाँ बात की जा रही है, जुंग ने अंतर्मुखी व्यक्तियों को किन रूपों में व्यक्त किया है? विचार प्रदान तथा भाव प्रदान, तर्क प्रदान तथा दिव्य दृष्टि प्रदान, विचार प्रदान तथा दिव्य दृष्टि प्रदान, या फिर उपयुक्त सभी। अब आपको सही और सटीक आंसर लगाना होगा। याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों, इस क्वेश्चन को सितारा बिंदु लगा लेना। आपने अब तक ऐसा तो जरूर पढ़ा होगा कि जुंग ने 2 तरीके के क्या व्यक्तित्व बताए, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। लेकिन यहाँ आपसे पूछ रहा है, जो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं उनको किन रूपों में व्यक्त किया है? उनको किन रूपों में व्यक्त किया है? तो याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों, उन्होंने इन सभी रूपों को बताया है। विचार प्रदान होना और भाव प्रदान होना, तर्क प्रदान होना और दिव्य दृष्टि प्रदान होना। विचार प्रदान की और दिव्य दृष्टि की दोनों की बात की जा चुकी है, तो उन्होंने कुल मिलाकर के 4 तरीके के बताए। याद रखना, विचार प्रदान,
भाव प्रदान, तर्क प्रदान और दिव्य दृष्टि प्रदान। याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों, उन्होंने जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व है उसको 4 प्रकारों में बांटा है, विचार प्रदान, भाव प्रदान, तर्क प्रदान और दिव्य दृष्टि प्रदान। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन अगर आप लगातार हमसे चाहते हैं, अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें और लाइक भी करें। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो जैविकीय धारकों को किन भावों में बांटा जा सकता है। जो जैविकीय धारक होते हैं उनको किन भावों में बांटा जा सकता है। शारीरिक रचना, नाभिकीय विहीन ग्रंथियों में और शारीरिक रसायन में, परिवार रचना में, ए और ब दोनों में। तो आपको इस क्वेश्चन का भी चुनाव सोच समझ करके करना होगा, क्योंकि हमसे जैविकीय धारकों की बात की जा रही है। किसकी? जैविकीय धारकों की हमसे बात की जा रही है भावी सरकारी अध्यापकों। तो देखो, जैविकीय धारकों को हम शारीरिक रचना में और नाभिक विहीन रचना में बांट सकते हैं। याद रखना, शारीरिक रचना और नाभिकीय विहीन ग्रंथियों में बांट सकते हैं। तो 1 और 2 ये हो जाएंगे। अब यहाँ शारीरिक रसायन की बात की जा रही है, इसको भी इसी में शामिल किया जाता है। परिवार रचना को हम इसमें शामिल नहीं करते। तो आपका ऑप्शन नंबर द जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अ और व दोनों को शामिल किया जाता है, शारीरिक रचना नाभिकीय विहीन ग्रंथियों में और शारीरिक रसायन में बांट सकते हैं हम। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के संबंधित समस्त मनोवैज्ञानिक क्रियाओं एवं दशाओं का सम्मिलित रूप है या फिर संगठित रूप है। एक ही स्टेटमेंट है, याद रखना। व्यक्तित्व व्यक्ति की संबंधित समस्त मनोवैज्ञानिक क्रियाओं एवं दशाओं का संगठित रूप है या फिर सम्मिलित रूप है। ये स्टेटमेंट किसका है? S.C. बारेन, लिंटन का है, अल्पोर्ट का है या फिर वाटसन महोदय का है? किसका ये स्टेटमेंट है भावी सरकारी अध्यापकों? तो देखो, स्टेटमेंट को एक तो स्टार लगा लेना, छाप लेना। अब ये स्टेटमेंट है हमारे लिंटन महोदय का। इसका स्टेटमेंट होगा, ये लिंटन महोदय का होगा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के संबंधित समस्त मनोवैज्ञानिक क्रियाओं एवं दशाओं का संगठित या सम्मिलित रूप है या फिर स्वरूप है। एक ही बात होगी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर होगा और 8 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है भावी सरकारी अध्यापकों, किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से होता है? जनन ग्रंथियों का, एड्रीनल ग्रंथि का, गल ग्रंथि का या फिर अभिवृक्क ग्रंथि का? लगाना होगा आपको सही और सटीक आंसर, और याद रखना वो हमारा सही आंसर होगा अभिवृक्क ग्रंथि। अभिवृक्क ग्रंथि का जो है मनुष्य की पाचन क्रिया से भी संबंध होता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन याद रखना, इन साइंस के ये क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको पर्सनैलिटी में शामिल किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। पर्सनैलिटी शब्द का उद्गम हुआ है लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से, संस्कृत भाषा से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो, पर्सनैलिटी सिंपल सी बात है, आपको जैसा दिखाई दे रहा है कि ये संस्कृत का तो वर्ड है नहीं। जब संस्कृत का नहीं है तो उपयुक्त में से कोई नहीं भी हमारा सही हो जाएगा, मतलब ये भी नहीं होगा और ना ये होगा। अब आपके सामने ऑप्शन बचते हैं 2। अब 2 में से आपको चुनाव करना है कौन सा हमारा सही आंसर होगा। देखो, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। पर्सनैलिटी जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है। याद रखना, इसको स्टार लगा लेना भावी सरकारी अध्यापकों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 और 10 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? 10 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का एक क्या है? संगठन है। यह मन है या फिर यह मत किसका है? ये मत किसका है वो आपको लगाना है, स्टार लगा लेना क्वेश्चन को। वॉरेन का स्टेटमेंट है, रेक्स का, मन का या फिर डेसील का? आपको लगाना है सही और सटीक आंसर इस क्वेश्चन का। ये किसका स्टेटमेंट है? याद रखना, व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का क्या है? एक संगठन है। ऐसा कहने वाले हैं रेक्स महोदय। याद रखना, कौन है? रेक्स महोदय ऐसा कहने वाले हैं। इस क्वेश्चन को स्टार बना करके छाप लेना अपनी कॉपी में। आगे चलें। अगला क्वेश्चन, मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत क्या आता है? मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत क्या आता है? इदम, अहम, परम अहम या फिर उपयुक्त सभी? अब देख लो, बात की जा रही है मनोविश्लेषणात्मक, जहाँ आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। उसमें हम इदम को शामिल करते हैं, अहम को शामिल करते हैं, परम अहम को शामिल करते हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो, तीनों को उसमें क्या है? शामिल किया जाता है। उपयुक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और 12 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि सेल्डन किससे रिलेटेड है क्वेश्चन है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सेल्डन ने शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को किन भागों में बांटा है? सेल्डन ने शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को किन भागों में बांटा है? गोलाकार और आयताकार, कोमल और गोलाकार, लंबाकार और कोमल।
अब आपको लगाना है सही आंसर या फिर आपका होगा उपयुक्त में से सब, मतलब उपयुक्त सभी आपका सरकारी ऑप्शन। देखो जहां बात की जाती है सेल्डन की, सेल्डन ने बांटा है 4 प्रकार का, याद रखना कितने प्रकार का बांटा है, 4 प्रकार का वाला बांटा है उन्होंने, गोलाकार और आयताकार बांटा है, कोमल और ये हमारा लंबाकार। याद रखना कौन सा, गोलाकार एक तो ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका आयताकार, तीसरा हो जाएगा आपका कोमल और चौथा हो जाएगा आपका लंबाकार। याद रखना ये 4 प्रकार क्या है सेल्डन महोदय ने बताए, तो आपका उपयुक्त सभी जो है सही और सटीक आंसर हो जाएगा, एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक, एक्टोमार्फिक और एक और नाम होता है जो मेरे माइंड से स्लिप हो रहा है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है कि व्यक्तित्व आत्मज्ञान का ही दूसरा नाम है। व्यक्तित्व क्या है, आत्मज्ञान का दूसरा नाम है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, दार्शनिक दृष्टिकोण या फिर में से कोई नहीं। तो यहाँ आपको सही आंसर लगाना होगा जहाँ बात की जा रही है व्यक्तित्व आत्मज्ञान का ही दूसरा रूप है। बात को समझना, जो लिखा है उसको समझना, व्यक्तित्व आत्मज्ञान का ही एक दूसरा रूप है। दर्शन शास्त्र की ये क्या है, दार्शनिक क्या है, दृष्टिकोण हो जाएगा हमारा। कौन सा दृष्टिकोण हो जाएगा, दार्शनिक दृष्टिकोण हो जाएगा भावी सरकारी अध्यापकों। सामाजिक नहीं होगा, मनोवैज्ञानिक नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, मनोवैज्ञानिक नहीं होगा। याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों व्यक्तित्व आत्मज्ञान का ही दूसरा रूप है, दार्शनिक दृष्टिकोण ऐसा कहता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और सभी क्वेश्चन जो है किसी ना किसी एग्जाम में ये पर्सनैलिटी से रिलेटेड आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चन हैं भावी सरकारी अध्यापकों। व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मक तथा स्थलाकृति पक्ष का अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया है। याद रखना व्यक्तित्व की संरचना में जहां बात कर रहे हैं, एक तो गत्यात्मक और स्थलाकृति पक्ष का अध्ययन जो है किसने किया है, फ्रॉयड ने, लेविन व फ्रॉयड ने, स्मिथ और लेविन ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ भी आपको चुनाव करना होगा बिल्कुल सही आंसर का, और याद रखना आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इसका आंसर ये भी हो सकता है। याद रखना व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मक और स्थलाकृति पक्ष का जो अध्ययन किया वो किया सिगमंड फ्रॉयड महोदय ने। याद रखना किसने किया है, सिगमंड फ्रॉयड महोदय ने ये अध्ययन किया है। सितारा बिंदु छाप लेना इस क्वेश्चन को, व्यक्तित्व के बारे में भी फ्रॉयड बात करते हैं। याद रखना इस क्वेश्चन से हमको ये पता चलता है। आगे चले अगला क्वेश्चन, रजोगुणी, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, या आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो इसकी एक क्लास जल्दी से लेके आ जाएंगे आपके सामने। रजोगुणी का अर्थ क्या होता है, कर्म में लगता है, सुख में लगता है या फिर प्रमाद में लगता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो रजोगुणी की बात जहाँ की जाती है वहाँ कुछ ना कुछ प्रधानता पाई जाती है। वहाँ क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रधानता पाई जाती है, या तो कर्म की पाई जाएगी या फिर प्रमोद की पाई जाएगी या फिर सुख की पाई जाएगी। अब यहाँ बात की जाती है जो रजोगुणी होते हैं ना, यहाँ आपने कोई घर में अगर कोई लेडीज़ है या फिर कोई जेंट्स है बहुत अच्छा साफ़ सफाई से काम करता है, बहुत अच्छा क्या है साफ़ सफाई से काम करता है, तो उसके लिए एक क्या है मुहावरा तरीके से हम काम लेते हैं कि भाई ये तो बड़ा रज तज के काम करता है, ये तो बड़ा क्या है रज तज के काम करता है। तो याद रखना जो रज तज के काम करना होता है ना, जो बोलते हैं रज के काम करता है, तो उसको बोलते हैं रजोगुणी। उसमें रजोगुण की प्रधानता होती है, उसमें क्या है कर्म की प्रधानता होती है, कर्म में लगता है। याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वेदांत दर्शन के आधार पर शरीर की रचना किस कोश से नहीं मानी जाती है। याद रखना किस कोश से नहीं मानी जाती है, अनन्यमय कोश तथा प्राणमय कोश से, मनोमय कोश तथा प्राणमय कोश से, ज्ञान व विज्ञानमय कोश से या फिर भावना कोश से। ऐसा क्वेश्चन आपने अब तक नहीं देखा होगा भावी सरकारी अध्यापकों। अगर किसी ने देखा हो तो बता देना। इस तरीके को क्वेश्चन अगर आपने पर्सनैलिटी से रिलेटेड अब तक पढ़े हो तो बताना। ये वो क्वेश्चन होते हैं भावी सरकारी अध्यापकों जो अब एग्जाम में जाते हो ना कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं होता, वो आपने जो सिलेबस होता है ना, जो सिलेबस की नींव होती है, जहाँ सिलेबस में से क्वेश्चन 1% जो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो किसी को नहीं पता होते, वो क्वेश्चन आपने ना पढ़े नहीं होते, वो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। देखो यहाँ बात की जा रही है वेदांत दर्शन के आधार पर शरीर की रचना किस कोश से नहीं मानी गई है। अब एक चीज याद रखना, जो नहीं मानी गई है वो आपको पता चल जाएगा, वो है हमारा भावना कोश। याद रखना वो कौन सा कोश है, हमारा भावना कोश। लेकिन जो बाकी के कोश बचे हैं उनको आप सितारा बिंदु छाप लेना क्वेश्चन को भावी सरकारी अध्यापकों। जहां आप नोट डाउन करते हो वहां इसको नोट डाउन कर लेना और हेडिंग डाल लेना, वेदांत दर्शन के आधार पर शरीर की रचना किस कोश से मानी गई है, अनन्मय कोशीय, मनोमय कोशीय, प्राणमय कोशीय, ज्ञान व विज्ञानमय कोशीय। याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों, इन 4 कोशों से मानी गई है भावी सरकारी अध्यापकों। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है भावना कोश से नहीं मानी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17
17 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है किस ग्रंथि की क्रियाशीलता के प्रभाव से स्त्री पुरुष में यौन इच्छाएं जागृत होती हैं। क्वेश्चन को समझ लेना। किम्वी ग्रंथि से, जनन ग्रंथि से, पोष ग्रंथि से या फिर मल ग्रंथि से। आपको लगाना होगा सही और सटीक आंसर भावी सरकारी अध्यापकों। जहां आपको अच्छी तरीके से पता है इसका सही आंसर है जनन ग्रंथि से क्या है, जो यौन इच्छाएं होती हैं वो जागृत होती हैं। अगला क्वेश्चन, दर्शन शास्त्री तत्वता गणितज्ञ और विज्ञान होता है। यहाँ आपको लगाना है सही और सटीक आंसर भावी सरकारी अध्यापकों। यहाँ आपको लगाना है सही और सटीक आंसर। बहिर्मुखी प्रधान व्यक्ति होता है या फिर अंतर्दृष्टि प्रधान व्यक्ति होता है, उभयमुखी प्रधान व्यक्ति होता है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो जो दर्शन शास्त्री होगा और जो कैसा होगा, तत्वता वाला होगा, और गणितज्ञ और विज्ञान वाला जो व्यक्ति होगा वो व्यक्ति कैसा होता है, बहिर्मुखी होगा या अंतर्दृष्टि वाला होगा। याद रखना, जहां आप इसमें थोड़ा सा आपको क्वेश्चन में जो शब्द दिए गए होते हैं उनको पकड़ने की जरूरत होती है भावी सरकारी अध्यापकों। उन शब्दों को पकड़ने की जरूरत होती है थोड़ी सी बस। अब इस क्वेश्चन में आपके सामने एक बहुत अच्छा सा शब्द लिखा है कि दर्शन शास्त्री। जहां बात की जाएगी दर्शन शास्त्री की, क्या वो बहिर्मुखी होगा क्या? दर्शन शास्त्री बहिर्मुखी नहीं होता भावी सरकारी अध्यापकों। दर्शन शास्त्री बहिर्मुखी नहीं होता तो उभयमुखी भी नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई आंसर नहीं होगा। यहाँ आपका सीधा सीधा आंसर निकल के आ जाएगा अंतर्दृष्टि। याद रखना कैसे होते हैं, अंतर्दृष्टि वाले होते हैं। जो दर्शन शास्त्री होते हैं अच्छे लेखक होते हैं भावी सरकारी अध्यापकों। याद रखना, गणितज्ञ होते हैं और विज्ञान वाले होते हैं वो कैसे होते हैं, अंतर्दृष्टि वाले होते हैं। खासकर यहाँ शब्द दिया गया है एक दर्शन शास्त्री। दर्शन शास्त्री अपनी कलम पर विश्वास करते हैं। याद रखना, अंतर्दृष्टि वाले होते हैं, बहिर्दृष्टि वाले नहीं होते। उनको समाज से वार्तालाप करने का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, उनको बस अपनी रचनाएं करने से मतलब होता है। आपका सही आंसर हो जाएगा अंतर्दृष्टि प्रधान व्यक्ति। अगला क्वेश्चन देखें हम। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अहम को कहते हैं। अहम को क्या कहते हैं? इड कहेंगे, ईगो कहेंगे, सुपर ईगो कहेंगे या फिर इनमें से कोई नहीं, आपका आंसर होगा नहीं। याद रखना, जहां बात की जाती है अहम की, अहम को क्या कहेंगे हम? अहम को कह देंगे हम ईगो। याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों, क्या कह देंगे? ईगो कह देंगे अहम को भावी सरकारी अध्यापकों। याद रखना, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने है और 20 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है अहम का विकास बालक के बाल्यकाल में हो जाता है। उक्त कथन किसका है? वुडवर्थ का है, डॉक्टर इंदु दुबे का है, फ्रॉइड का है या फिर में से कोई नहीं। अब यहाँ आपने अगर इंदु दुबे को नहीं पढ़ा है ना अगर मनोविज्ञान में, तो याद रखना आप बहुत कुछ छोड़ रहे हैं। अभी इंदु दुबे को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों, जहाँ बात की जाती है अहम का विकास बालक के बाल्यकाल में हो जाता है या फिर बाल्यावस्था में हो जाता है, ऐसा कहने वाले हमारे सिगमंड फ्रॉइड महोदय भावी सरकारी अध्यापकों। याद रखना, फ्रॉइड महोदय ने कहा है कि जो जहाँ बात की जाती है बालक के अहम की, तो वो बाल्यकाल में क्या है, विकसित हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। हरमन रोसा परीक्षण का निर्माण कब हुआ था? हरमन रोसा परीक्षण का निर्माण कब हुआ था? 1922 में, 1920 में, 1921 में या फिर 1910 में? याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों, जहां बात की जाए हरमन रोसा परीक्षण का निर्माण कब हुआ था, तो वो हुआ था 1921 में। सितारा बिंदु डाल करके लिख लेना भावी सरकारी अध्यापकों। यहाँ कहीं कहीं आपने क्या है 1922 और 1920 पढ़ा होगा, लेकिन वो गलत है। 1921 हमारा क्या है, सही और सटीक आंसर है भावी सरकारी अध्यापकों। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 और 22 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन करता है। इसको 2 बार स्टार लगा लेना, 2 बार सितारा बिंदु लगा लेना भावी सरकारी अध्यापकों। 3 स्टार लगाना इस स्टेटमेंट को 3 बार छाप लेना अपने दिमाग में भी, अपनी कॉफी में भी, अपने पेपर में भी। याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों, व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ क्या है, अपूर्व समायोजन कर लेता है। याद रखना, ये कथन किसका है? वॉरेन का है या फिर सोरेनसन का है या फिर टॉलमैन का है या फिर ऑलपोर्ट का है? किसका ये स्टेटमेंट है भावी सरकारी अध्यापकों? याद रखना, ये स्टेटमेंट देने वाले हमारे ऑलपोर्ट महोदय। कौन है? ऑलपोर्ट महोदय का ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा भावी सरकारी अध्यापकों। आगे चलें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 हमारे सामने। अतीन्द्रिय बालक होता है, अतीन्द्रिय सचेत होता है, भावात्मक होता है, विनम्र होता है या फिर कठोर होता है? अतीन्द्रिय बालक की बात करते हैं यहाँ पर, अतीन्द्रिय बालक की बात करते हैं। ऐसा बालक होता है हमारा विनम्र। कैसा बच्चा होता है? विनम्र बच्चे को ही हम क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय बच्चा कहते हैं भावी सरकारी अध्यापकों। याद रखना। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 हमारे सामने है और 24 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि निम्न में से जो व्यक्तित्व निरीक्षण
की विधि नहीं है, जो व्यक्तित्व निरीक्षण की विधि नहीं है वो आपको बताना है। निरीक्षण, भ्रमण, शारीरिक परीक्षण या फिर साक्षात्कार। जो व्यक्तित्व निरीक्षण की विधि नहीं है उसका चुनाव आपको करना होगा भावी सरकारी अध्यापकों। याद रखना, शारीरिक परीक्षण करके आप व्यक्तित्व का परीक्षण नहीं कर सकते। नहीं हमसे पूछा है, निरीक्षण विधि के द्वारा कर सकते हैं, किसी को ऑब्जर्व करके, भ्रमण विधि के द्वारा कर सकते हैं, साक्षात्कार विधि के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन किसी के शारीरिक परीक्षण करके अगर मान लो आप जो आर्मी में फिजिकल टेस्ट होता है, जो रनिंग वगैरह होती है, उससे व्यक्तित्व का टेस्ट नहीं होता। याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों, जो शारीरिक परीक्षण होता है उससे व्यक्तित्व का परीक्षण नहीं कर सकते। आगे चलें, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन है? मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन है? हल है, फ्रॉयड है, स्किनर है या फिर पावलोव है? आपको चुनाव करना होगा सही और सटीक आंसर का, और आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और विधि देने वाले का नाम क्या है? सिगमंड फ्रॉयड है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फ्रॉयड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया है? इस क्वेश्चन को स्टार बना करके छाप लेना भावी सरकारी अध्यापकों। फ्रॉयड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया है? तो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, काम प्रवृत्ति की वो क्या है, सबसे ज़्यादा बात करते हैं। काम जो मूल प्रवृत्ति है उसकी सबसे ज़्यादा बात करते हैं, बाकी रचना, समूह और संचय की प्रवृत्ति की नहीं करते। अगला क्वेश्चन देखें हम। अगला क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, वर्तमान में सर्वोत्तम माना जाने वाला व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसकी देन है? जो सबसे अच्छा व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण माना जाता है वो किसका है? अल्पोर्ट का, कैटल का, जुंग का या फिर उपयुक्त सभी का? आपको चुनाव करना होगा सही और सटीक आंसर का। जिन्होंने बताया इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, याद रखना, जिन्होंने बताया अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, याद रखना, जहाँ जुंग की हम बात करते हैं उनका व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है वो सबसे अच्छा माना जाता है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन आपके सामने, टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया? थैमेटिकल ऐसे मेरे को याद नहीं आ रहा है, टेस्ट बाकी एक मेरे को याद नहीं आ रहा है, माइंड से स्लिप हो रहा है। टीएटी का परीक्षण का निर्माण किसने किया? विने ने, मॉर्गन मूरे ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर से। ऐसे ही नहीं, क्या है, माइंड से स्लिप हो जाता है कभी कभी। तो टीएटी परीक्षण का निर्माण करने वाले कौन थे? ना तो स्किनर थे, ना थॉर्नडाइक ने, ना तो स्किनर ने, ना थॉर्नडाइक ने और ना ही विने ने। इसका निर्माण किया है मॉर्गन और मूरे ने। किसने निर्माण किया इसका? मॉर्गन और मूरे ने इसका क्या है, निर्माण किया भावी सरकारी अध्यापकों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, व्यक्तित्व के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन क्या है? व्यक्तित्व के निर्माण का बहुत महत्वपूर्ण साधन क्या है? भाव है, संवेग है, अनुकरण है या फिर सहयोग है? सही आंसर का चुनाव आपको करना होगा। याद रखना, व्यक्तित्व के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन आपसे पूछा जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण साधन है अनुकरण। व्यक्तित्व के निर्माण का, अगर आपको व्यक्तित्व का निर्माण करना है, जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व से आप प्रभावित हैं उसके व्यक्तित्व का अनुकरण करते जाइए, आपके व्यक्तित्व में भी ऐसा ही सुधार आ जाएगा। याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों। आगे चलें, अनुकरण का मतलब कहीं ना कहीं ये भी होता है एक तरीके से कॉपी कर लेना या फिर कॉपी करना या फिर किसी के पद चिन्हों पर चलना। अगला क्वेश्चन है, जुंग ने व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया, विश्लेषणात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, स्व सिद्धांत या फिर व्यक्ति विज्ञान सिद्धांत? अब ये क्वेश्चन आपको स्टार बना करके छाप लेना है भावी सरकारी अध्यापकों। जुंग ने व्यक्तित्व का जो सिद्धांत दिया था उसको क्या कहा जाता है? विश्लेषणात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, स्व सिद्धांत या फिर व्यक्ति विज्ञान सिद्धांत? तो उनके जो सिद्धांत है उसका नाम है विश्लेषणात्मक सिद्धांत भावी सरकारी अध्यापकों। याद रखना, जुंग के बारे में हम एक अच्छा सा लेक्चर लेके आएंगे, बहुत शानदार वाला। तो ये आपके 30 क्वेश्चन थे। अब आपने इन 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन किए उसका एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताना। बाकी अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो क्लास को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए आप पीएफ स्टडी के साथ में, अध्ययन मंत्रा के साथ में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।